स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि नॉर्सेट क्या है, यानी इंडिया के किसी भी एम्स हॉस्पिटल में आप नर्सिंग ऑफिसर किस तरीके से बन सकते हैं। नॉर्सेट जैसा कि आप जानते ही होंगे कि नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा और सबसे शानदार एग्जाम है जिसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों आने वाले कुछ ही मिनटों में हम और आप जानेंगे कि नॉर्सेट का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, नॉर्सेट के एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक बार एग्जाम में नॉर्सेट की कुल कितनी पोस्ट आती है, नॉर्सेट एग्जाम का पैटर्न क्या है, जब हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो हमारी सैलरी क्या है, इन सब महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। नॉर्सेट जिसकी फुल फॉर्म होती है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह टेस्ट एम्स दिल्ली के द्वारा हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद आप एम्स हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा इस वक्त इंडिया में कुल 19 एम्स संचालित हैं। अब जानते हैं नॉर्सेट के एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। नंबर 1, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है, वो भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड किसी भी कॉलेज से, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में भी है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। नंबर 2, अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। या फिर अगर आपने जीएनएम की है और उसके साथ साथ आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉर्सेट के एग्जाम में बैठने के लिए क्या एज लिमिट है। जनरली अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो। इसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको प्लस 3 साल की और छूट दी जाती है, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की और छूट दी जाती है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आने वालों को 10 से 15 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। एक बार की नॉर्सेट एग्जाम में अप्रोक्स 3 से 4 हजार पोस्ट की वैकेंसी निकाली जाती है। इन टोटल पोस्ट में से 80% सीट्स के ऊपर गर्ल्स को लिया जाता है और बची हुई 20% सीट्स के ऊपर बॉयज को लिया जाता है, और इसी चीज को 80-20 का रेशियो कहा जाता है, जो कि हर बार के नॉर्सेट एग्जाम में 80-20 के रेशियो को लागू किया जाता है। नॉर्सेट का एग्जाम एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। पहली बार ये साल के शुरू में ही यानी अप्रैल या मई के महीने में कंडक्ट करवाया जाता है, और दूसरी बार सितंबर अक्टूबर के महीने में नॉर्सेट के एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम के थ्रू एम्स के अलावा भी कुछ ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जिनके लिए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि लेडी हार्डी हॉस्पिटल, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, सफदरगंज हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल्स में भी इसी एग्जाम के थ्रू ज्वाइनिंग दिलाई जाती है। इसके बाद नॉर्सेट एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने के लिए फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2400 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और एससी या एसटी के कैंडिडेट अगर एग्जाम को दे देते हैं तो उन्हें ये 2400 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि नॉर्सेट एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से नॉर्सेट के एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। देखिए, नॉर्सेट एग्जाम को हर साल सीबीटी मोड पर कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। इस एग्जाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टेज फर्स्ट जिसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम लगता है, और दूसरा है स्टेज सेकंड जिसमें मेंस एग्जाम लगता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम या प्री एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जिनमें से 80 क्वेश्चंस नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और इसके अलावा बचे हुए 20 क्वेश्चंस जनरल अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स को पूछा जाता है। प्री एग्जाम जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मेरिट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं मेंस एग्जाम के लिए। इस एग्जाम के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आपको 1 नंबर का लॉस झेलना पड़ेगा। इन 100 क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। एक और बात जो कि इस एग्जाम को देते समय आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस एग्जाम को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इन 5 सेक्शंस को हर एक सेक्शन को हल करने के लिए 18 मिनट का समय दिया जाता है। जैसे अगर आपने एग्जाम देना शुरू की और आपके सामने सेक्शन ए ओपन हुआ, सेक्शन ए में 18 मिनट को आपको यूटिलाइज करना होगा। जैसे अगर आपने इन 18 मिनट से पहले ही इस सेक्शन को हल कर दिया गया
तो आप अगले सेक्शन में नहीं जा सकते। आपको 18 मिनट इसी सेक्शन के ऊपर लगाने होंगे, और अगर आपने एक बार सेक्शन बी ओपन कर लिया है तो आप वापस सेक्शन ए में किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए नहीं जा सकते। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको इस एग्जाम को देने से पहले ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम के अंदर कुल 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 160 क्वेश्चंस पूरे के पूरे नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी अदर सब्जेक्ट का इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और यह मेरिट बेस्ड एग्जाम होता है, तो इसके थ्रू आपको सिलेक्शन दिया जाता है। ये 160 क्वेश्चंस 160 मार्क्स के होते हैं, और इनमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग चलती है, और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आप एज ए नर्स कहीं काम कर रहे हैं तो कोई भी इमरजेंसी कंडीशन अराइज होने पर आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, आप किस काम को पहले करेंगे और क्या काम आप करेंगे, इस तरीके से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक मजबूत और शानदार तैयारी आपको इस एग्जाम में सफलता दिला सकती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस एग्जाम को कुल 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे एक सेक्शन को आपने ओपन कर लिया तो आप समय पूरा नहीं होने तक आप अगले सेक्शन में नहीं जा सकते, और अगर आपने एक बार अगले सेक्शन को ओपन कर लिया तो आप पिछले सेक्शन में नहीं जा सकते। यहाँ हर एक सेक्शन के अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन्हें सॉल्व करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम के एग्जाम सेंटर की, तो वो आपको लगभग हर एक स्टेट के अंदर एक ना सिटी पे जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके सबसे पसंदीदा पॉइंट सैलरी की, यानी आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो आपको कुल कितनी सैलरी पे आउट की जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद मोटे तौर पर कहें तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए आपको पे बैंड 2 दिया जाएगा, जिसका पे ग्रेड है 4600 रुपए। यहाँ आपको DA, TA, HRA सब इंक्लूड करने के बाद और TDS को माइनस करने के बाद ऑन एन एवरेज आपको लगभग स्टार्टिंग में 72,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाती है। और यह चीज़ अलग अलग एम्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप किस एम्स के अंदर काम कर रहे हैं। और इसके बाद जब आप लगातार 3-4 साल काम करते हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी बढ़कर अप्रोक्स 1 लाख हो जाती है, और उसके बाद मैक्सिमम आपकी सैलरी 1,20,000 रुपये तक भी जा सकती है। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स जो कि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद दिए जाते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, और यहाँ आपको अच्छी खासी लीव्स यानी छुट्टियां भी दी जाती है। इतना ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहता आपके ऊपर, यानी कुल मिला के नर्सिंग फील्ड की सबसे शानदार और ज़बरदस्त वैकेंसी कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा, और अगर वाकई लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करने में देर नहीं करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्त जो कि नर्सिंग कर रहे हैं या नर्सिंग करने का प्लान बना रहे हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।